जाने तमन्ना तो जुनू मेरा अनुषा खान किस नंबर 5। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अरहम कब पहुंचेंगी वो लोग? सरदान और अरहम को 10 मिनट हो चुके थे फ्लैट पर पहुंचे। सरदान ने लाउंज में बेचैनी से चक्कर लगाते कहा, जबकि अरहम टेरेस पर खड़ा नीचे देख रहा था। बस कुछ मिनट्स में पहुंच जाएंगी, अरहम ने रेलिंग पर अपने मजबूत बाजू फैलाए कहा। इसकी नज़र नीचे खड़ी गाड़ी पर थी जिसमें वो दोनों मौजूद थी। इसने ये सरदान को नहीं बताया, नहीं तो सरदान जितने गुस्से में था पार्किंग पहुंच जाता इनको लेने। अरहम की नज़र नीचे ही थी जब वो दुश्मन जान हल्के नीले रंग के मॉडर्न से कुर्ते और ट्राउज़र में हल्के नीले रंग की चादर लपेटे बाहर निकली। अरहम का खून एकदम आतिशफिशा बना और दिव्या को बिना मुंह ढके रफ़ीक बाबा और गार्ड से कुछ बात करते देख अरहम इस दुश्मन जान को 2 साल बाद देख रहा था। वो सोच कर आया था कि जितना वो इन 2 सालों में एक झलक के लिए तड़पा है, जरदान का मसला हल होते ही वो इस दुश्मन जान को एक चांस और देगा। लेकिन वो बार बार ऐसी हरकतें करके इसके गुस्से में मुसलसल इजाफा कर रही थी, जो इस नाजुक जान को खुद पर ही बर्दाश्त करना पड़ता था। अरहम इन दोनों को बिल्डिंग के अंदर बढ़ते देखकर अंदर लाउंज में आ गया। सरदान, तुम सामने वाले रूम में जाओ, अरहम ने सरदान को आहिस्ता आवाज में कहा। क्यों? सरदान ने आईब्रो रेस करके पूछा। देखो जरदाना, रीज़े तुम्हें यहाँ एकदम देखेगी तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम जानते हो वो कितनी जल्दी डर जाती है, और तुम्हारे गुस्से से तो इसकी वैसे ही जान निकल जाती। मेरे भाई, तेरी मेहरबानी है, कुछ रहम करो, जाओ रूम में, अरहम ने बाकायदा सरदान के सामने हाथ जोड़ते कहा। अरहम, क्या तुम चाहते हो मैं बुज़दिलों की तरह अंदर बैठकर इंतज़ार करूं कि कब तुम इसे समझा कर भेजोगे, और वो वैसे तुम्हें लगता है तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएगी? सरदान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचे कहा। सरदान, यही जो तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते तुम्हें नुकसान देता है। अरहम ने सरदान को गुस्से से कमरे की तरफ धकेला। कह कौन रहा है? सरदान ने तंजिया मुस्कुराते अरहम को आईना दिखाया, जो खुद कौन सा कम था गुस्से में। सरदान, जब तक मैं ना बोलूं बाहर नहीं आओगे। यू सरदान ने गुस्से से उंगली अरहम की तरफ की। अच्छा बाबा, सिर्फ 5 मिनट बाद भेज दूंगा। अरहम ने सरदान के गुस्से से हार मानते कहा। तभी दरवाजे पर बेल हुई। मुलाजमा ने दरवाज़ा खोल दिया। तभी सरदान कमरे का दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि दरवाजे पर खड़ी अरीसे और दिव्या मुलाजमा तीनों डर से उछल कर इधर उधर देखने लगी। अरहम सरदान की इस हरकत पर सर नफ़ी में हिलाता लाउंज की तरफ बढ़ गया। बीबी जी, आ जाए अंदर। इन तीनों में से मुलाजमा ही सबसे पहले होश में आई और इन दोनों को लिए लाउंज की तरफ बढ़ गई। घर तो प्यारा है सना की पुप्पो का, अरीसे ने घर को देखते हुए कहा, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। और दिव्या ने अरीसे की बात का कोई जवाब ना दिया। वो तो बस अरहम की खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस करती गहरे सांस ले रही थी। और दिव्या पिछले 2 साल से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब वो इससे मिलेगी, जो इस जिसमें सांसों की मानद बसा था, और 2 साल पहले इसे मुसलसल जुदाई की सूली पर लटका गया था। इन 2 सालों में दिव्या के लिए सबसे ज़रूरी काम दिन रात बस इसे ही सोचना था। इन 2 सालों में इन दोनों के दरमियान इतने फासले आ गए थे कि दोनों चाहकर भी एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। और दिव्या लाउंज में खड़ी अपनी उंगलियों को मरोड़ते अपनी सोचों में गुम थी। अरीसे लाउंज का जायजा लेते सोफे पर सुकून से बैठ चुकी थी। मुलाजमा इन्हें बैठने का कहती लाउंज से निकल गई। और दिव्या सोफे के पास गुमसुम ही खड़ी थी जब इसे अपने बिल्कुल पास से वो खुशबू आई जिसे वो तब से महसूस कर रही थी जब से इसने इस फ्लैट में कदम रखा था। और दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और हमको बिल्कुल अपने पास महसूस करते हुए दिव्या ने जल्दी से सोफे का सहारा लिया। इसका जिस्म हल्के हल्के लरसने लगा था।
जबकि अरहम हुदैबिया को मुकम्मल इग्नोर करते अरीज़े के सामने गया, जो इसे देखते शौक से खड़ी हो गई। इसका मोबाइल और बैग इसके हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो चुका था। अरहम भाई आप यहाँ? अरीज़े ने डरते हुए इधर उधर देखा। हाँ अरीज़े गुड़िया, मुझे हुदैबिया से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए बुलाया था इसे। अरहम ने मुस्कुराते हुए अरीज़े के सर पर प्यार देकर इसे बैठने का इशारा किया। अरीज़े से सब ऐसे ही लाड से बात करते आ रहे थे। सिवाय एक इंसान के जो इस वक्त कमरे में बैठा सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। अरीज़े का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा भाई, हुदैबिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हुदैबिया खामोशी से अरहम को देखते अपनी आंखों की प्यास बुझा रही थी। वो इस वक्त वाइट शर्ट जिसके बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए ब्लैक पैंट में मलबूस था, जबकि बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो काफ़ी थका थका लग रहा था। अरीज़े ने अरहम के सामने सोफे पर बैठते कहा, इससे मैंने ही मना किया था। अरहम ने अभी भी हुदैबिया की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। इसे हुदैबिया का बिना मुंह ढंपे गार्ड और रफीक बाबा के पास खड़ा होना एक अनदेखी आग में जला रहा था, जिसका वह हिसाब अभी कुछ देर में लेने वाला था। अरहम भाई, आप कब आए लंदन से? अरीज़े बज़ाहिर अरहम से बात कर रही थी, लेकिन देख इधर उधर भी रही थी। कल की फ़्लाइट से आया हूँ। यहाँ पर गाइस फ्लैट को फ्लाइट की बजाय फ्लैट लिखा गया। खैर, और हमने सोफ़े पर सीधे होते टांग पर टांग रखी और अपने दोनों बाजू सोफ़े पर फैला लिए। आप घर कब आएंगे? अरीज़े ने अरहम से अफसरदा लहजे में कहा। 2 साल से इनके घर में चाय खामोशी सबको बहुत परेशान करती थी। अरीज़े, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अरहम ने अरीज़े की घर आने वाली बात सिरे से इग्नोर ही कर दी। अरहम ने अरीज़े से कहा, हुदैबिया अभी वहीं गर्दन झुकाए खड़ी थी। भाई, अगर आप जरदान के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो माज़रत, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अरीज़े ने फ़ौरन अरहम की बात काटते कहा। क्योंकि अरहम को देखते वो समझ गई थी जरदान की बात ज़रूर होगी। इससे तो ये डर लग रहा था कि जरदान भी अरहम के साथ ना हो, इसीलिए वो इधर उधर देख रही थी। लेकिन अभी तक जरदान सामने नहीं आया था, इसलिए अरीज़े थोड़ी रिलैक्स हो गई। अरीज़े, अगर मैं वादा करूं कि तुम जो बोलोगी जरदान वैसा ही करेगा, तो क्या फिर सोचने की कोई गुंजाइश निकलेगी? अरहम ने सोफे से अपने बाजू हटाते अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सख्ती से भींचे पूछा। देखें भाई, मेरी कुछ दिनों बाद शादी है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन अरीज़े भाई प्लीज़। अरीज़े, एक चांस तो हर इंसान को मिलना चाहिए। और हमने अरीज़े को समझाने की कोशिश की। देखिए भाई, मुझे लगता है असफत जैसा इंसान ही मेरे लिए बेहतरीन है। अरीज़े ने अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते खुद एतमादी से कहा, जबकि कमरे में चक्कर लगाते जरदान शाह अरीज़े की बातें सुनता खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो भी सिर्फ अरहम की वजह से। अरीज़े, एक बात सोच लो भाई। सॉरी, सोचने के लिए कुछ फीलिंग्स का होना ज़रूरी है, और मेरे और जरदान के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। अगर अरीज़े को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता जरदान यहाँ मौजूद है, वो इतनी बहादुरी ना दिखाती। अरीज़े, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, जिसके बाद मुझे उम्मीद है तुम अपने फैसले पर नज़रसानी ज़रूर करोगी। अरहम ने सब सच सच अरीज़े को बताने का फ़ैसला करते कहा। अरहम, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बात भी करूँगा मैं ही करूँगा। जरदान ने लाउंज में दाखिल होते गुस्से से कहा। जरदान की आवाज़ सुनते ही हुदैबिया ने हैरानगी से अरहम को देखा, जबकि हुदैबिया के ऐसे देखने पर अरहम ने अपनी नज़रें चुराई। हुदैबिया इसी शर्त पर अरीज़े को लाई थी कि जरदान भाई यहाँ नहीं आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन पर बात करवाई जाएगी। यानी अरहम ने धोखे से बुलाया था। अब हुदैबिया को लग रहा था वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है यहाँ अरीज़े को लाकर। उधर अरीज़े जरदान की आवाज़ सुनते सोफे से उछल कर खड़ी हुई और अरहम और हुदैबिया को हैरानगी से देखने लगे। यानी ये सब एक प्लान था। जरदान चलते हुए
अरीसे के पास आया। अरीसे को देखते जरदान के दिल में सुकून सा उतरने लगा, जो इस वक्त मैरून रंग की शलवार कमीज में मैरूनी शाल में बना बिना मेकअप के जरदान के दिल में हलचल मचा रही थी। ये लड़की इसके दिल का चैन, इसकी रूह का सुकून थी। जरदान को लगता था अगर अरीसे इसके साथ है तो सारी दुनिया इसके खिलाफ हो। इसे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब अरीसे ही इसके खिलाफ हो गई तो इसका दिल चाहता था वो सारी दुनिया को आग लगा दे। जरदान अरीसे के बिल्कुल पास खड़े इसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। जरदान ने इसी कैफियत में अरीसे के गाल पर हाथ रख कर महसूस करने की कोशिश की। अरीसे लरजते हुए जरदान से दूर हुई। जरदान को अरीसे की ये हरकत बहुत नागवार गुजरी, लेकिन वह बर्दाश्त कर गया। वो सिर्फ 2 साल बाद अरीसे को महसूस करना चाहता था, वरना अपनी लिमिट्स इसे अच्छे से पता थी। जरदान ने घूरते हुए अरीसे को देखा, जो अरहम के पास थोड़े फासले पर जाकर खड़ी हो गई। ये सब देखकर जरदान का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा, क्योंकि वो लड़की जिसे वो इश्क की हद तक चाहता था, इसे सब पर भरोसा था सिवाय जरदान के। लाउंज में पूरे रात से खामोशी छाई हुई थी, जिसे दोनों लड़कियां लरजते कांपते महसूस कर रही थीं। अरीसे चलो, इस खामोशी को हुदैबिया की आवाज़ ने तोड़ा। हुदैबिया ने कहा और अरीसे के पास जाते इसका बाजू पकड़ने लगी कि वो लोग जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अरीसे का बाजू पकड़ती, अरहम ने हुदैबिया का हाथ पकड़कर सर नफ़ी में हिलाया। अरीसे तब तक नहीं जाएगी जब तक जरदान इससे बात नहीं कर लेता। अरहम ने हुदैबिया के मुंह के पास फनकारते लहजे में कहा, आप धोखेबाज हैं। हुदैबिया ने अटकते हुए रोकर कहा, आपने झूठ बोला मुझसे। हुदैबिया ने रोते हुए अपना हाथ छुड़वाते कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुमने बोला जरदान भाई वहाँ ना हो, अगर कोई बात करनी होगी तो फ़ोन पर करेंगे। मैंने बोला था देखेंगे। अरहम ने हुदैबिया को गुस्से से देखते कहा, जो सबके सामने इसे धोखेबाज और झूठा बोल रही थी। अरीसे गुड़िया, जरदान तुमसे बात करना चाहता है, प्लीज़ तुम एक बार जरदान से बात कर लो और घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर जरदान का कुछ लगता हूँ तो तुमसे मेरा जो रिश्ता है वो मैं भूला नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अरहम अरीसे के सर पर हाथ रखते इसे समझा रहा था। अरीसे और जरदान के दरमियान बातचीत होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो जरदान सब बर्बाद कर देता, लेकिन अरीसे की शादी असफा से ना होने देता। जबकि अरीसे रोते हुए मुसलसल नाम में सर हिला रही थी, जब जरदान अरीसे की कलाई को जोर से पकड़े अंदर की तरफ बढ़ा। जरदान, सुकून से बात करना, वरना इस सब का नुकसान तुम्हें ही होगा। अरहम ने जल्दी से जरदान को रोक के कहा, अभी क्या कम नुकसान हो रहा है? तमाशा बना दिया है सबने मिलकर मेरी ज़िंदगी का, जरदान ने चिल्ला कर कहा और अरीसे को लिए कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि हुदैबिया वहीं सोफे पर बैठ गई। अब इसकी टांगों में खड़े होने की सकत नहीं थी। अरहम भी चुपचाप टेरेस पर चला गया और सिगरेट पीते अपने दिलो दिमाग को ठंडा कर रहा था। जो हुदैबिया को 2 साल बाद देखकर काबू से बाहर हो रहे थे। दिल इसे एक बार छूने और महसूस करने के लिए मचल रहा था। कब तक वो अपने दिल के मुंह और जज्बों को नज़रअंदाज करता, इसीलिए वो टेरेस पर आ गया था। वो टेरेस पर ही खड़ा था जब मुलाजमा ने बताया कि इसका मैनेजर आया है। इसे अरहम ने ही बुलाया था। इसे कुछ ज़रूरी फाइल्स पर साइन चाहिए थे। अच्छा, अभी 5 मिनट बाद इसे लाउंज में भेज देना। अरहम मुलाजमा को हुक्म देता लाउंज में बैठी हुदैबिया की तरफ बढ़ा। सुनो, सामने वाले कमरे में जाओ। अरहम ने बिल्कुल हुदैबिया के पास जाते कहा, जो सोफे की बैग से सर टकाए आंखें मूंदे बैठी थी। क्यों? हुदैबिया एकदम हड़बड़ा कर खड़ी हुई और सीधी अरहम के मजबूत सीने से टकराते ज़मीन बोस हो जाती, लेकिन अरहम ने बर वक्त इसे खींच कर अपनी मजबूत बाहों में संभालते अपने सीने से लगा लिया। अब अरहम की मजबूत बाहें हुदैबिया की कमर के इर्द गिर्द थीं और अरहम ने हुदैबिया को ज़ोर से अपने सीने में ऐसे भींच रखा था कि हुदैबिया हिल भी नहीं पा रही थी। दूर क्या जाती, कमरे में क्यों जाना? हुदैबिया ने डरते कहा, मेरी जान, जैसा आप सोच रही वैसा कुछ नहीं करने जाना।
मैनेजर आया है कुछ साइन करवाने। और हमने हुदैबिया को सीने में बींचे इसके कान के पास सरकोशी करते ऐसे कहा कि इसके होंठ हुदैबिया की कान की लू को छूते इसे कांपने पर मजबूर कर गए। आप बुला लें, मैं एक साइड पर ही बैठी हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, हुदैबिया ने हिम्मत करते खुद को छुड़ाने की कोशिश करते कहा। जबकि हुदैबिया की इस बात पर अरहम ने गुस्से से इसे अपने सीने से अलग किए घूरा। तुम कमरे में जाओ, बाकी तो मैं आकर तुमसे बात करता। अरहम ने हुदैबिया से दूर होते मुंह मोड़ कर कहा। इससे पहले ही हुदैबिया का बिना मुंह ढांपे यहाँ आने पर बहुत गुस्सा था और अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो मैनेजर के सामने ऐसे ही बैठी रहे। लेकिन अरहम का ये सोच कर ही गुस्से से बुरा हाल हुआ कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वो अरहम के गुस्से को भड़का गई थी। मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, हुदैबिया ने अरहम की तरफ देखते कहा। जबकि हुदैबिया की बेजा जिद पर अरहम अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुदैबिया के पास गया और अपने बाजू इसकी कब्र में डाले अपने पास खींचा। माय डियर, मैं कुछ करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी सब कुछ कर सकता हूँ। अरहम ने अपनी उंगली हुदैबिया के गाल से ट्रेस करते गर्दन तकलाते गमगीन लहजे में कहा। अरहम की बात सुनते हुदैबिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई। सो डियर, चुपचाप कमरे में जाओ, बाकी मैं फ्री होकर तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मनकुहा को कुछ चीज़ें दोबारा सिखानी पड़ेंगी जो तुम 2 साल की दूरी पर भूल चुकी हो। अरहम शाह ने हुदैबिया की गर्दन पर अपने लब नरमी से फेरते कहा और इससे दूर हटा। जबकि हुदैबिया अरहम के दूर होते ही इस कमरे की तरफ भागी जिसकी तरफ अरहम ने थोड़ी देर पहले इशारा किया था। अरहम हुदैबिया का सुरख मुंह और फुर्ती देखकर मुस्कुराते हुए इसे कमरे में गायब होते देख नाजुक सी जान है और दावे इतने बड़े बड़े दिल में सोचते मुलाजमा को मैनेजर को भेजने का बोला जो कब से इंतज़ार कर रहा था। सरदार ने इसकी कलाई पकड़े दरवाज़ा खोले, अंदर की तरफ धक्का दिया और खुद दरवाज़ा लॉक करते अरीज़े की तरफ बढ़ा। जाने तमन्ना तो जनो मेरा अनुशी खान किस नंबर 6। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरदार ने इसकी कलाई पकड़े दरवाज़ा खोले, अंदर की तरफ धक्का दिया और खुद दरवाज़ा लॉक करते अरीज़े की तरफ बढ़ा। देखिए जरदान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अरीज़े ने डर से कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते कहा। सरदार ने फ़ौरन से अरीज़े की कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते अपने करीब किया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सरदार ने मुस्कुराते हुए अरीज़े की आंखों में आंखें डाले कहा। अरीज़े की काली गहरी आंखें इस वक्त रोने और डर की वजह से सुर्खी माइल थीं, जबकि सरदान की चॉकलेट ब्राउन आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं। इनमें आज सब फना कर देने के जज्बे देखते अरीज़े ने खुद को सरदान से छुड़ाने की कोशिश की। सरदान अरीज़े की आंखों में ऐसा खोया था कि इसे इर्द गिर्द की कोई होश ही नहीं थी। इसी कैफियत में सरदान ने अरीज़े के कंधों पर हाथ रख के अपने करीब किया। इससे पहले कि सरदान अपनी बेखुदी में कोई गुस्ताखी करता, अरीज़े के आंसुओं में इजाफे और सर को नफ़े में हिलाने पर होश में आते अरीज़े को एकदम खुद से दूर किया तो अरीज़े की कमर जोर से दीवार के साथ लगी। तकलीफ और डर से इसके मुंह से चीख निकली। अरीज़े की चीख सुनते सरदान दोबारा अरीज़े की तरफ बढ़ा। नहीं प्लीज़ जरान, छूना नहीं। अरीज़े ने सरदान को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देख हिम्मत करते कहा। नहीं तो डर और खौफ से इससे एक लफ्ज़ भी बोलना मुश्किल हो रहा था। सॉरी अरीज़े, सरदार ने अरीज़े की हालत देखते कहा। अभी वो बेखुदी में जो करने जा रहा था इसका भी वो हक नहीं रखता था। देखो अरीज़े, तुम मेरी बात सुकून से सुन लो। मैं नहीं चाहता कि जितना मेरे अंदर इस वक्त गुस्सा है इसका निशाना तुम बनो। सरदार ने अरीज़े का हाथ पकड़े बेड पर बिठाते कहा। मुझे घर जाना है, सरदार के नरम लहजे पर अरीज़े ने हिम्मत करते कहा। इसे लग रहा था वो किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर जाएगी। तुम्हें लगता है मेरी बात सुने बगैर तुम इस कमरे से भी बाहर निकल सकती हो?
सद्दान ने अरीसे के पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते कहा। सद्दान के बैठते अरीसे खिसक कर दूर हुई। सद्दान, ये सब गलत है, अरीसे ने कुछ मिनट्स की खामोशी के बाद कहा। सद्दान वैसे ही बैठे किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमा कर बैठा अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। अरीसे की बात पर इसने अरीसे की तरफ खामोशी से देखा। सद्दान की आंखों में पहली तकलीफ देखकर अरीसे का दिल भी अजीब बोझल सा हुआ। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा था इसके जिम्मेदार भी सद्दान की वो जिद ही थी जिस पर वो आज भी कायम था। देखें सद्दान, ज़रूरी तो नहीं ज़िंदगी में हमें हर वो चीज़ मिल जाए जिसे हम चाहें। अरीसे ने सद्दान को आहिस्ता आवाज़ में कहा, जबकि सद्दान की पोजीशन में अभी भी कोई हरकत नहीं हुई थी। सद्दान, हो सकता है मैं बस चुप। अगर तुमने अपनी ज़ुबान से एक बार भी इसका नाम लिया तो अरीसे, ये मेरा तुमसे वादा है, आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। सद्दान ने अरीसे के मुंह से असफर का नाम भी मुकम्मल नहीं होने दिया और खड़े होते साइड लैंप हाथ मारते गिराते चिल्ला कर कहा। सद्दान के चीखने और लैंप के गिरने जो इसके पाँव के पास आकर गिरा था, इसके डर से अरीसे ने अपनी चीख को अपने मुंह पर हाथ रख कर रोका। इसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था और आंसुओं में भी रवानी आई। अरीसे, सोचो, एक मर्द के लिए क्या इससे बदतर सज़ा होती जब इसका इश्क इससे बेवफाई करते किसी और का होने का दावा इसके सामने करे। सद्दान ने अपने बालों को अपने दोनों हाथों में जकड़े इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि इसके गले में खराश पड़ गई। अरीसे ने सद्दान को ऐसे चिल्लाते देख अपने कानों पर कांपते हाथ रखे। अरीसे ने सद्दान को बहुत बार गुस्से में देखा था, लेकिन आज तो वो किसी और ही सद्दान से मिल रही थी जिसे देखते वो बहुत खौफ महसूस कर रही थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सद्दान को जानती ही ना हो। सद्दान, आप मुझे किसी तरह का इल्ज़ाम ना दें। बेवफाई का आगाज़ भी आपने किया, मुझे छोड़कर भी आप गए थे। पूरे 2 साल से आपने हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर रखा है और इस दौरान कितनी लड़कियां आपकी ज़िंदगी में आई मुझे अच्छे से पता है। अरीसे ने भी सद्दान को भड़के लहजे में कहा, जो मुसलसल इसे इल्ज़ाम दे रहा था। जब आपको किसी पर भरोसा ना हो तो ऐसे ही छोटे छोटे वाक़यात भी लोगों को बेवफाई लगते हैं। सद्दान ने तनसिया मुस्कुराते कहा, खैर ये सब बातें तो हमारी सारी ज़िंदगी भर चलती ही रहेंगी। तुम ये ना समझना मैं तुम्हें इस सब के लिए इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा। सद्दान ने बिल्कुल अरीसे के पास बेड पर बैठते कहा। इससे पहले कि अरीसे वहाँ से उठती, सद्दान ने अरीसे को खींचकर दोबारा बेड पर बिठाया और अपना मुंह बिल्कुल अरीसे के मुंह के पास ले गया कि इनमें कुछ इंच का फासला रह गया था। अरीसे, मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद दोबारा मैं इतने प्यार और सुकून से अपनी बात दोबारा नहीं दोहरा सकता। सद्दान ने अरीसे के चांद से मुखड़े को देखते कहा। रोने से इसके रंग और आंखों में घुली सुर्खी सद्दान को बहकाने का काम कर रही थी। सद्दान बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, नहीं तो दिल कर रहा था एक बार इसकी आंखों को नरमी से छूकर ज़रूर देखे, जिन्होंने 2 साल से इसकी नींदें हराम की हुई थी। सद्दान एक बार फिर अरीसे को देखते खोया था। अरीसे अब सद्दान के रवैये से मुसलसल घबराती इधर उधर देख रही थी। सद्दान, कुछ सेकंड बाद अरीसे ने सद्दान को पुकारा तो वो होश में आया। अरीसे, तुम आज ही घर जाते इस शादी से इनकार कर रही हो। सद्दान ने अरीसे के पास से उठते अपने बालों में उंगलियां फेरते कहा, जबकि सद्दान की बात पर अरीसे का मुंह खुला था। इन्हीं सद्दान चाहता था कि वो शादी जो 4 दिन बाद होने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, यहाँ तक कि सब रिश्तेदारों में कार्ड तक पहुँच चुके थे, कल इसका मायूं था इसके लिए इनकार करके सारे ख़ानदान की बेइज्जती का सबब बन जाए। अरीसे सद्दान की बात पर अभी भी इसे देख रही थी। तो अगर मैं इस शादी से इनकार कर देती हूँ तो यकीनन आप भी अपनी ज़िद छोड़ देंगे, अरीसे ने कोई लहजे में कहा। अरीसे को सद्दान का जवाब अच्छे से मालूम था, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद पर यह सवाल किया कि शायद इन 2 सालों में अरीसे सद्दान शाह के लिए कुछ ख़ास हो गई हो। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, 6 माह बाद ऐसा होना मुमकिन है, सद्दान ने मुतमईन लहजे में कहा। तो शादी भी 6 माह बाद ही कर लीजिएगा, अरीसे ने दुखी दिल से कहा। मेरा तो 6 माह बाद का ही इरादा था, लेकिन तुम्हें ही जल्दी थी। सद्दान ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अपने बाल कंघी करते कहा। सद्दान अब कुछ पुरसुकून हो रहा था क्योंकि अरीसे इसके सामने थी और अपना गुस्सा वो निकाल चुका था। मेरी शादी से अब आपकी शादी का कोई लेना देना नहीं, मेरी तो 4 दिन बाद हो रही, आप अपनी फिक्र करें।
जब करनी हुई कर लीजिएगा, मुझे क्या, अरीसे ने मुंह बसूरते कहा। सदान के नॉर्मल अंदाज पर बात करने पर अरीसे अब आसानी से बात कर पा रही थी। चलो अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो 4 दिन बाद ही कर लेंगे, सदान ने मुस्कुराते हुए कहा। सदान प्लीज़, मैं सीरियस हूँ, अरीसे ने सदान को इसकी बात सीरियस ना लेने पर कहा। अरीसे, मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं, बस तुम आज जाकर इनकार करोगी, सदान ने सोफे पर बैठते अरीसे को घूरते कहा, जो इसका पारा दोबारा से हाई करवा रही थी। अगर तुम नहीं कर सकते मैं कर लूँगा। सबसे बात पूछा जाए तुम मेरा साथ दोगी? जब तुमसे पूछा जाए तुम मेरा साथ दोगे? सदान ने अरीसे को देखते तहम्मुल से कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, घर वालों ने मेरी मर्ज़ी से ये सब किया है। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से इन्हें शर्मिंदगी हो, और मैं आपके लिए इनकार क्यों करूँ? आप तो आज भी अपनी ज़िद छोड़ने से मना कर चुके हैं। अरीसे को सदान के आज भी इससे ज़्यादा अपनी ज़िद को अहमियत देना तकलीफ से दो चार कर गया था। सदान की इसी ज़िद की वजह से इसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन सदान आज भी इससे ही कुर्बानी मांग रहा था। अरीसे ने इस बार चिल्ला कर कहा। आवाज़ आहिस्ता। सदान अरीसे के चलाने पर सोफे से उठता इसे उंगली से वार्न कर गया। मैं कुछ नहीं बोलूँगी सदान, क्योंकि मैं भी आप जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अरीसे ये कहती बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा राशिद, वो मलक साहब के प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल भी ले जाओ और सुबह तक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना। अरहम ने बाकी फाइल्स पर साइन करते कहा। जी सर, राशिद ने सारी फाइल्स को तरतीब देते कहा। सुगना इधर आओ। अरहम ने मुलाजमा को आवाज़ दी जो चाय के बर्तन उठाने आई थी। जाओ कमरे में बीबी जी को बोलो मेरी कबर्ड से नीले रंग की फ़ाइल दे दें। अरहम ने जानबूझकर मुलाजमा को भेजा ताकि हुदैबिया को बावर करवा सके कि ये सब काम तुम्हें ही करने हैं आगे जाकर। कुछ मिनट्स बाद मुलाजमा हाथ में मतलूबा फ़ाइल पकड़े लाउंज में दाखिल हुई। फ़ाइल देखते अरहम का दिल कर रहा था अगर हुदैबिया इसके सामने होती तो इसकी सादतमंदी पर अच्छा सा तोहफ़ा ज़रूर देता। मैनेजर के जाते ही अरहम कमरे में जाकर अपनी बेगम को ज़रूर इसका नाम देने का इरादा रखता था। मैनेजर के जाते ही अरहम ने अपने कदम बेचैनी से कमरे की तरफ बढ़ाए। अरहम दरवाज़ा खोलते जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हुदैबिया से देखते फ़ौरन बेड से खड़ी हुई और दोनों की तरफ बढ़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो अरहम के पास से गुजरती, अरहम ने इसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने में बींच लिया, जबकि हुदैबिया का दिल इस अचानक अफ्ताद पर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद सुकून से मुझे खुद को महसूस कर लेने दो, नहीं तो अगर मैं अपनी पर आ गया तो किस हद तक चला जाऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता। अरहम ने हुदैबिया की मुसलसल मजम्मत पर इसके कान में धमकी दी। हुदैबिया अरहम की धमकी पर मजम्मत के साथ अपनी सांसें भी रोक गई। जाने मन सांस तो लो, तुम्हारी सांस रोकने का हक मेरे अलावा तुम्हें भी नहीं। अरहम ने हुदैबिया के मुंह को अपने सामने करते इसके मुंह पर फूंक मारते कहा। अरहम की बेबाक बात पर हुदैबिया कानों की लू तक सुर्ख हुई। अरहम प्लीज़, आप अरीसे को बुला दें, हुदैबिया ने अरहम से कहा जो इसे ऐसे ही सीने में भींचे खड़ा था। खड़ा बालों से आती खुशबू को इनहेल करते आंखें बंद किए। बस हुदैबिया को महसूस कर रहा था सदान जब तक अरीसे को मना नहीं लेता वो अरीसे को यहाँ से जाने नहीं देगा। तो फिलहाल तुम बस चुप करके मुझे खुद को महसूस करने दो। अरहम ने हुदैबिया की कमर पर बेबाकी से हाथ फेरते कहा। प्लीज़ अरहम, हुदैबिया ने अरहम की बेबाक बातों और इसके हाथों की हरकत पर लड़खड़ाते लहजे में कहा। अरहम ने हुदैबिया की बात को इग्नोर करते अपने दोनों हाथ इसके गालों पर टिकाए इसके माथे पर हकीकत से बोसा दिया। अरहम के इस अमल पर हुदैबिया की आंखों से आंसू निकलकर इसकी गालों पर गिरे। हुदैबिया इस लम्स के लिए कितना तड़पी थी। अगर अरहम जान जाता तो सारी जिद अना छोड़ता कब का वापस आ जाता। बेगम, अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपने इतने आंसू बेमोल कर दिए हैं। अरहम ने हुदैबिया के आंसू अपने होंठों से अकीदत से चुनते शरारत से कहा, जबकि हुदैबिया इसकी बात का मतलब समझते अपना सुर्ख चेहरा अरहम के सीने में छुपा गई। हुदैबिया के इस स्टाइल पर अरहम का दिल भी जोर से धक धक कर रहा था। अरहम ने अरीसे की गर्दन पर जा बजा अपने होंठों का लमस छोड़ना शुरू किया तो हुदैबिया अरहम की बाजू में हल्के हल्के लरसने लगी। हुदैबिया को लरसते महसूस करते अरहम ने अपना मुंह इसकी गर्दन से निकाला। अरहम ने अब तक हुदैबिया को कमर से मजबूती से पकड़ रखा था, नहीं तो वो अब तक हुदैबिया ज़मीन बोस हो चुकी होती। हुदैबिया के श्वाएं बखेरते रूप को देखते अरहम मज़ीद बहका। हुदैबिया के चेहरे के एक एक हिस्से को बार बार चूमने लगा।
अरहम की नसों का मरकज़ अब हुदैबिया के सुर्ख याकूती लब बने, जिन पर इसने लाइट पिंक लिप ग्लॉस लगा रखा था। अरहम ने आहिस्ता से अपने अंगूठे को हुदैबिया के होंठों पर फेरते लिप ग्लॉस को साफ किया। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी भी मसनूई आराइश की? अरहम ने अपने माथे को हुदैबिया के माथे से हल्के से टकराते भारी आवाज़ में कहा। हुदैबिया की नज़रें मुसलसल झुकी हुई और पलकें रस रही थी। अरहम अपने मुंह जोर जज्बों की वजह से बेबस हुआ था। इसने हुदैबिया को गौर से देखते एकदम पीछे करते अपने बाजू पर मुंतकिल किया और इससे पहले कि हुदैबिया कुछ समझती, अरहम हुदैबिया के होंठों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते इसकी सांसें रोक गया। अब हुदैबिया इसके कंधों को थामे अरहम के सहारे इसकी बाजुओं में मौजूद थे। अरहम मदहोशी से हुदैबिया की सांसों को अपनी सांसों में नहेल करते इसकी सांसें रोक गया। हुदैबिया को जब सांस लेने में मसला हुआ तो इसने अरहम के कंधे हिलाकर इसे होश दिलाने की कोशिश की। अरहम ने अपनी सुर्ख आंखों से हुदैबिया को गौर कर देखा। इस बार अरहम ने हुदैबिया की सांसें खींचने की जगह इसमें सांसें इनहेल करना शुरू किया। हुदैबिया का रंग सांस रुकने की वजह से और कुछ शर्म की वजह से सुर्ख था। आखिरकार अरहम को हुदैबिया पर थोड़ा तरस आया तो इसे छोड़ता अपने सीने से लगाकर इसकी कमर रब करने लगा। हुदैबिया अरहम के सीने से लगी गहरे गहरे सांस भर रही थी। अरहम की अपनी सांसें फूली हुई थी। जरदान ने दरवाजे की तरफ बढ़ती अरीसे को कलाई से खींच कर दीवार के साथ लगाया और अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द इस तरह जमा दिए कि अब अरीसे चाक कर भी हिल नहीं पा रही थी। अगर वो ज़रा सा जोर और लगाती तो सीधे जरदान के सीने से टकरा जाती। अरीसे, मैं इस मामले को आराम से हल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता तुम सब ये नहीं चाहते। जरदान ने अरीसे पर अपनी आंखें गाड़े कहा। तुम सब मुझे अच्छे से जानते हो। अगर मुझे जिद दिलवाई गई तो मेरा नुकसान तो होता, पर सामने वाले का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जरदान ने अरीसे के बिल्कुल पास मुंह करते कहा, जबकि अरीसे मुसलसल बिना हरकत के इन सांस रोके जरदान को देख रही थी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अरीसे ने बीकी आंखों से कहा। यानी ऐसा दिन भी आना था जब अरीसे ने जरदान शाह से डरना था। जरदान ने अरीसे के लहजे पर इससे दूर होते सोचा और मिनटों में एक फैसला करते अपना फ़ोन जेब से निकालते कमरे से बाहर निकल गया। जरदान के अचानक कमरे से बाहर जाते अरीसे हैरान और परेशान से दरवाजे को देखती रही। कुछ सेकंड्स बाद वो भी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई। अरहम ऐसे ही हुदैबिया को अपने बाजुओं में लिए सोफे की तरफ बढ़ा और हुदैबिया को अपनी गोद में बिठा लिया। अरहम के इस अंदाज पर हुदैबिया ने हैरानगी से अरहम को देखा, जिसकी सांसें अभी भी थोड़ी फूली हुई थी। मुझे जाना है अरीसे इंतज़ार कर रही होगी, हुदैबिया ने शर्म से सर झुकाए कहा। अरहम के आज के सब अंदाज ही हुदैबिया को बुखलाने पर मजबूर कर रहे थे। चली ही जाना तुमने मुझे तड़पते छोड़कर। अरहम ने हुदैबिया के बालों में लगे कैचर को उतारा तो इसके लंबे सिल्की बाल इसकी कमर पर बिखर गए, जिन पर अरहम हाथ फेरते इनकी नरमी महसूस करते हुदैबिया का मुंह अपनी तरफ कर गया। इससे पहले कि अरहम दोबारा हुदैबिया की सांसों पर काबिज होता, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। दस्तक की आवाज़ सुनते हुदैबिया उछलकर अरहम की गोद से खड़ी हुई। अरहम, बाहर कोई है? हुदैबिया ने जल्दी से अपना कैचर उठाकर बालों में लगाया, जो अरहम ने अभी कुछ सेकंड पहले सोफे पर फेंका था। कैचर लगाते हुदैबिया ने अपनी चादर ठीक करनी चाही तो चादर वहीं गिरी हुई थी जहां वो दोनों सोफे पर आने से पहले खड़े थे। हुदैबिया का ये सोच कर ही शर्म से बुरा हाल हुआ कि जाने वो कब से ऐसे ही अरहम के सामने खड़ी थी। इससे पहले कि हुदैबिया अपनी चादर उठाती, अरहम ने जल्दी से हुदैबिया की चादर उठाई और इसके कंधों पर फैलाते गले के पास से इसकी चादर को अपने हाथों में मजबूती से पकड़े अपनी तरफ खींचा। अरहम के इतनी बेदर्दी से इसे अपनी तरफ खींचने पर हुदैबिया की आंखों में पानी जमा होना शुरू हुआ। हुदैबिया, आज तो बिना मुंह ढांपे आने पर तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन अगर आइंदा मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो जो सज़ा तुम्हें मिलेगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, ये याद रखना। अरहम ने एक हाथ से चादर को जोर से पकड़े, दूसरे हाथ के अंगूठे से हुदैबिया के होंठों को मसलते कहा, जबकि अरहम की इतनी सख्ती पर हुदैबिया की आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर आ गए। अरहम ने इसी अंगूठे से इन्हें साफ किया। दस्तक देने वाला दोबारा से दस्तक देने लगा और इस बार इसने हाथ नहीं रोका। अरहम ने हुदैबिया के होंठों को एक बार जोर से चूमा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि हुदैबिया भी अपनी चादर ठीक से सर पर लेती अपने सुर्ख गुलाब चेहरे के साथ अरहम के पीछे गई। अरहम ने दरवाज़ा खोला तो सामने अरीसे थी।
हुदैबिया चलो घर चलें। अरीसे ने हुदैबिया का हाथ पकड़े अपने साथ खींचा जो अरहम के पास ही खड़ी थी। अरीसे जरदान कहाँ है? अरहम ने इर्द गिर्द देखते कहा। पता नहीं, शायद वो चले गए हैं। क्या बात हुई तुम्हारी और जरदान भाई की? हुदैबिया ने अरीसे से कहा जो इसे खींचे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रुको अरीसे, अरहम जरदान को काल मिलाते कहने लगा जिसका नंबर बिजी जा रहा था। अरहम भाई प्लीज़, मुझे अभी के अभी जाना है यहाँ से। अरीसे ने रोते हुए अरहम से कहा। गुड़िया, तुम अपने भाई के घर हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अरीसे के पैनिक होने पर अरहम ने प्यार से कहा। हुदैबिया ने अरीसे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। अरहम भाई, हम अभी जाएंगे क्योंकि मुझे कहीं भी आने जाने के लिए इनकी इजाज़त दरकार नहीं। अरीसे फिर से हुदैबिया को खींचते दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सामने ही जरदान दरवाज़ा खोले खड़ा था। माना तुम्हें फ़िलहाल मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज यहाँ से जाने से पहले तुम अपने सारे हकूक़ मेरे नाम करके जाओगे। जिसके बाद तुम किसकी इजाज़त से आया जाया करोगी मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। जरदान ने अरीसे से कुछ फासले पर खड़े होते कहा। क्या मतलब है आपका? अरीसे ने ना समझे से जरदान की तरफ देखा। जरदान, ये गलत है, इस तरह बात बहुत बिगड़ जाएगी। अरहम ने जरदान का मतलब समझते फ़ौरन आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा। हुदैबिया भी बात समझते परेशान हो गई। वो तो इस वक्त को पछता रही थी जब वो यहाँ अरीसे को लाई थी। अब तक जो हो रहा क्या वो ठीक है? जरदान ने अपनी सुरख आंखों से अरहम से पूछा। तो हम सब ठीक कर लेंगे। नहीं, जरदान ने पथरीले लहजे में कहा। थोड़ी देर में सिकंदर मौलवी साहब को लेकर पहुंच रहा। अरीसे तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। जरदान की बात पर हुदैबिया ने अपना हाथ दिल पर रखा। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूँगी, समझे आप? अरीसे अपना हाथ हुदैबिया से छुड़वाती जरदान की तरफ बढ़ी और इसके कॉलर को पकड़े चला कर कहा, जबकि जरदान ने गुस्से से इसके हाथ अपने कॉलर से झटके। आज तो ये हरकत कर ली, आइंदा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरदान ने अरीसे की कलाई को जोर से पकड़े वार्न किया। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अरीसे ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाई जो जरदान ने आसानी से छोड़ दी। वो सिर्फ इसे वार्न कर रहा था, वरना इसे तकलीफ देना इसका मकसद नहीं था। हुदैबिया, तुम इसे अंदर ले जाओ। जरदान ने हुदैबिया को मुखातिब किया जो इस सारी सिचुएशन में परेशान सी खड़ी थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कोई निकाह करूंगी मिस्टर जरदान। अरीसे ने जरदान की आंखों में आंखें गाड़े कहा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ आपका जरदान साहब। जब दिल किया खेल लिया और जब दिल किया छोड़ दिया। अरीसे ने तंजिया कहते रोते हुए मुस्कुराई। जरदान ने अपनी दोनों मुट्ठियों को जोर से भींच के कुछ सख्त बोलने से रोका, जबकि इसके मुंह का सुर्ख रंग और माथे पर उभरी वेन्स इसकी बर्दाश्त दिखा रही थी। अरीसे, इतना बोलो जितना बाद में बर्दाश्त कर सको, जरदान ने सख्ती से कहा। हुदैबिया, तुम अरीसे को कमरे में लेकर जाओ। अरहम ने अरीसे और जरदान जो एक दूसरे को घूर रहे थे के दरमियान आते हुदैबिया से कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाई, अरीसे ने हुदैबिया का हाथ झटकते कहा। अरीसे प्लीज़, तुम बस 5 मिनट अंदर जाओ, इसके बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। अरहम ने हुदैबिया के कंधे पर हाथ रखे तसल्ली देते कहा, जबकि अरीसे आंसू भरी आंखों से हाल में सर हिलाती इसी कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ अभी थोड़ी देर पहले हुदैबिया और अरहम मौजूद थे। अरीसे के कमरे की तरफ बढ़ते ही हुदैबिया भी इसके पीछे गई, जबकि जरदान लाउंज में रखे सोफे की तरफ बढ़ गया। जरदान, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अरहम ने जरदान के पास जाते गुस्से से कहा। जो ठीक है वो ही कर रहा। जरदान ने बेनियाजी से सोफे से टेक लगाते कहा। नहीं जरदान, ये बिल्कुल ठीक नहीं, इस तरह प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। बढ़ती हैं तो बढ़ जाएं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में मेरे दिल को ये तसल्ली होगी कि अरीसे के साथ मेरा नाम जुड़ चुका हमेशा के लिए। जरदान ने पुरसकून अंदाज में कहा। जरदान, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जरदान ने सुर्ख आंखों से अरहम को देखा। अरहम ने अपने दोस्त की आंखों में पहले दर्द को देखते अपनी नज़रें फेरी। अरहम, तुम जानते हो ना अरीसे मेरे लिए क्या है? जरदान ने खोए खोए लहजे में कहा। जरदान, ये मेरा तुमसे वादा है, मेरे जीते जी अरीसे की शादी किसी और से नहीं होगी। बस मुझे एक बार कोशिश करने दो। अगर सब मेरे मुताबिक ना हुआ तो तेरा और अरीसे का निकाह मैं खुद करवाऊंगा, जैसे भी मुमकिन हुआ। अरहम ने
अरहम ने जरदान के पास ज़मीन पर बैठते इसके घुटनों पर हाथ रख के कहा, अरहम, लेकिन इस सब में तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे। जरदान ने अरहम से कहा, ठीक है, इस राज को बताए बिना ही पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इस कोशिश में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अरहम ने खड़े होते मुस्कुराते कहा, ज़रूर, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा, वादा करो। अरहम ने अपनी सुर को सफ़ेद हथेली जरदान के आगे की। मेरा ख्याल है तुम्हें वादा लेने की ज़रूरत नहीं। जरदान शाह अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटता। जरदान ने इसके हाथ को इग्नोर करते टांग पर टांग रखते कहा, ओके जी, मैं ज़रा जाकर अपनी बीवी का हाल पूछ लूँ। अभी तेरा हाल पूछना बाकी है, मेरे चक्कर में तेरी काफ़ी मौजें हो गई हैं। जरदान ने अरहम की बात पर मसनूई गुस्से से देखा और आंख विंक की। तो भी कुछ कम नहीं, ये और बात है तुझे अभी हक नहीं मिला। अरहम ने भी बेबाकी से हिसाब बराबर करते कहा। इससे पहले कि अरहम कमरे की तरफ बढ़ता, फ्लैट की बेल बजी। सिकंदर होगा, सरदार ने कहा। नहीं, सिकंदर नहीं है, इसे तो मैं मैसेज करके मना कर चुका। अरहम ने एक और बम सरदार के सर पर फोड़ा। किसी दिन वो मासूम तेरी वजह से मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा, सरदार अरहम से कहता टेरेस की तरफ बढ़ गया। मुलाजमा के दरवाज़ा खोलते ही एक खूबसूरत लड़का, जिसका कद दराज पर खूबसूरत नैनक्श का मालिक, जिस पर ग्रे आंखें, कड़ी नाक, सुर्खी माइल होंठ, इस पर सुर्खों सफ़ेद चमकती रंगत, इसे एक हैंडसम मर्द के तमाम पैमाने में फिट कर रहा था। इसके साथ इसका शौहर जो यहाँ गार्ड था वो भी सर झुकाए खड़ा था, जिसका मतलब था कि वो लड़का इसके मालिक का करीबी था। मुलाजमा के साइड पर होते वो लड़का जल्दी से अंदर बढ़ा। अरहम को सामने देखते ही इसकी तरफ बढ़ा। मेरी बहन कहाँ है? इस हुस्न जमाल के बहकर लड़के ने गुस्से से भड़कते अरहम का कॉलर पकड़े चिल्ला कर कहा, वो अपनी हद में रह। अरहम ने भी जवाबी इसके कॉलर को पकड़े झटका देकर अपनी तरफ खींचते चिल्लाकर कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ बुलाने की? हज़ार शाह, ये तुम क्या कर रहे हो? जरदान शोर की आवाज़ सुनते लाउंज में आया तो अरहम और इस लड़के को एक दूसरे का कॉलर पकड़े देखकर गुस्से से कहा, जरदान भाई आप यहाँ? हज़ार जरदान को यहाँ देखकर हैरान हुआ। हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्या बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हो? जरदान ने इसे अरहम के कॉलर जो इसके हाथों में था इसकी तरफ इशारा किया, जबकि जरदान के गुस्से से कहने पर इसने फ़ौरन अरहम का कॉलर छोड़ा। भाई बड़ों को भी चाहिए ऐसे काम करे जो छोटे इनकी इज्जत कर सके। हज़ार ने अरहम को घूरते कहा, जो हज़ार को ही घूर रहा था, जबकि हज़ार अब जरदान की तरफ बढ़ता इसके गले लगा। मिस यू भाई पागल, जरदान ने भी इसे अपने हज़ार में लिए प्यार से कहा। भाई सच में, हज़ार ने छोटे बच्चों की तरह कहा। मिस यू टू मेरी जान, जरदान ने हज़ार को अपने गले से लगाए कहा, जबकि अरहम इस मल्लाप पर आग बगोला हो रहा था। जरदान को लेकर इसकी दोस्ती ऐसे ही थी, पोजेसिव सी। अब अगर तुमने मिल मिला लिया हो तो बताओगे मेरे घर तशरीफ़ क्यों लाए हो? साहब, अरहम की आवाज़ पर जरदान और हज़ार ने एक दूसरे से अलग होते देखा। जरदान ने अरहम को पास रहने का इशारा किया, लेकिन वो अरहम ही क्या जो दूसरे की बात सुन ले, वो भी अपने दुश्मनों के मामले में। मैं आपके मुंह लगने नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। हज़ार जरदान को यहाँ देखकर थोड़ा पुरसकून हुआ था, नहीं तो जब से गार्ड ने इसे बताया था कि हदीबिया अरहम के फ्लैट पर है, वो इस वक्त से अंगारों पर लौट रहा था। अपनी मीटिंग छोड़ते सीधा यहाँ पहुँचा था, अरहम के होश ठिकाने लगाने। साहब, आपको लगता है आपकी बहन के मुंह लगने के बाद आप जैसे को मुंह लगाऊंगा मैं? अरहम बेबाकी से कहते सोफे पर जा बैठा, जबकि अरहम की बात सुनते हज़ार का सारा खून मुंह पर जमा हुआ। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींचे अरहम को घूरा, जो मुस्कुराते हुए हज़ार को ही देख रहा था। जरदान भाई हदीबिया को बुला दें प्लीज़, हज़ार ने जरदान को देखते कहा, जो अरहम को देखते सर नफ़ी में हिला रहा था, जैसे अरहम ला इलाज हो। हदीबिया कहीं नहीं जाएगी, अरहम ने सोफे पर बैठे ही कहा, जबकि दरवाजे से बाहर आती हदीबिया ने दीवार का सहारा लिया, जो हज़ार की आवाज़ सुनते फ़ौरन बाहर आई थी। तो गाइस, आज के एपिसोड कैसी लगी? इससे अगली एपिसोड में कुछ राज़ों से पर्दा उठेगा, कुछ रिश्ते क्लियर होंगे और कुछ पंगे होना तो लाजमी है, और आज के हीरो की हीरोइन से भी मिलवाया जाएगा। अगली एपिसोड आने से पहले आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।